नमस्कार, मैं हूं अमित प्रेती और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल एसोसिएशन, जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति को लेकर। आज हमारे साथ शख्सियत बैठी है होटल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राजेश सिंह बिजी। सर, आपका आईपा के इस मंच में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं सबसे पहले आईपा को बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने इस तरीके की मुहिम चलाई हुई है, जिससे कि हम बहुत अच्छी तरीके से इस आपकी कड़ी में जुड़ने जा रहे हैं। तो मैं आईपा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, मेरा सबसे पहले क्वेश्चन आपसे ये है कि बीच में इससे पहले जब 2 साल पहले कोरोना की एक रफ्तार आई थी, लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद से फिर अभी देखा जाए तो फिर से कोरोना की एक लहर आ रही है, तो इससे होटल व्यवसाय पर कितना असर पड़ा? देखिए, 2 साल पहले जो कोरोना की एक लहर आई थी, उससे पूरा हमारे पहाड़ का, ख़ास तौर से कुमाऊँ का जो भी हमारा होटल व्यवसाय था, टूरिज़्म व्यवसाय था, वो बहुत ही ध्वस्त हो गया एक तरीके से। सारे होटल बंद हो गए, हमारे जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, हमारे कर्मचारी हैं, बेरोज़गार हो गए। बहुत बुरी स्थिति से और बहुत कष्टपूर्ण स्थिति से गुज़रा है। और उसके बाद से कुछ टाइम, आधा 1 साल से अभी से कोरोना जब से रुका, तब से हमारे पहाड़ में टूरिस्ट अच्छे आ रहे हैं। हमारे होटलों की अच्छी इनकम हो रही है, तो काफ़ी हद तक संभल गया था। लेकिन अभी जो हम सुन रहे हैं कि कुछ वक्त से कोरोना फिर एक तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और भविष्य में पूरे टूरिज़्म व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को एक भय भी है कि कहीं ना कहीं होटल व्यवसाय को एक बहुत बड़ा तगड़ा झटका लग सकता है। सर, इसमें अगर देखा जाए तो अधिकतर पर्यटक पहाड़ों की तरफ रुख करते हैं, जिस तरह के बता रहे थे। तो ज़्यादा लोग आते हैं, तो किस तरह से लगता है कि आपको होटल व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहिए? क्या-क्या उनमें कमियाँ रह जा रही हैं कि जिससे होटल व्यवसाय आगे नहीं बढ़ पा रहा है? देखिए, पहाड़ में होटल व्यवसाय या टूरिज़्म, हम पूरे अगर बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, तो हमारा पूरा होटल व्यवसाय जो है वो टूरिस्ट पे, बाहर के उन पे ही निर्भर रहता है। जो टूरिस्ट हमारे साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया से आते हैं, तो हम कहीं न कहीं ये सोच रहे हैं कि हमने सरकार से भी कई बार कहा है कि जो हमारी जो सबसे बड़ा मुद्दा है पहाड़ का, वो हमारी यहाँ की सड़कें हैं। सड़कें बहुत ख़राब हो गई हैं, टूट गई हैं, आपदा की वजह से कितने जगहों से सड़कें बह गई। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि बाहर से टूरिस्टों ने, उनको आने में बाधा होती रही है, तो इसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ है। सरकार से हमारी कई बार इसके बारे में हमने बहुत बड़े प्रस्ताव भेजे हैं कि हमारे पहाड़ की सड़कें दुरुस्त की जाएँ, उनको बहुत एडवांस बनाया जाए, चौड़ा किया जाए उनको, जिससे कि बाहर के टूरिस्ट को आने में यहाँ कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, तो सर अगर देखा पहाड़ों में एक तरह से बेरोज़गारी भी लगातार है, तो रोज़गार को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से कदम यहाँ पर बढ़ाए जा सकते हैं? देखिए, अगर हम पहाड़ की बात करें, हमारे पहाड़ की, तो सबसे बड़ा रोज़गार का जो मुख्य स्रोत है, वो पर्यटन ही है, रहा है शुरुआत से। तो पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रयास भी किए हैं, लेकिन समुचित प्रयास ना होने के कारण हमारे बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। जो टूरिज़्म में और बहुत सारे काम होने चाहिए थे, जो और बड़ी सुविधाएँ मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पा रही है, इसलिए कहीं न कहीं बेरोज़गारी भी बढ़ रही है और ये बड़ा चिंता का विषय है। सर, लगातार जब से उत्तराखंड बना है, 21 साल का वक़्त हो चुका है, तो क्या लगता है अगर शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो कितनी शिक्षा में सुधार हो पाए या पहले की जैसी शिक्षा रहेगी या उससे कमी आई है? क्या आपको लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में चाहे जो भी सरकार रही, उन्होंने कितना काम किया? देखिए, शिक्षा का स्तर तो अगर दुर्भाग्य बस हमारे पहाड़ में गिरता ही जा रहा है। और इसी वजह से जो हमारे सबसे मूल समस्या, जो पलायन की इसीलिए आ रही है, शिक्षा और स्वास्थ्य जो 2 सबसे बड़े विषय हैं, जिनकी वजह से आज हमारे पहाड़ के लोग बाहर पलायन करने के लिए मजबूर हैं। शिक्षा का स्तर निम्न स्तर तक गिरते जा रहा है। जितने भी हमारे स्कूल हैं, उसमें बहुत ज़्यादा उनको ना बहुत ज़्यादा डेवलप किया जा रहा है, ना उसमें उसको इस तरीके के बड़े स्तर का या राज्य स्तर का या राष्ट्रीय स्तर का, मतलब बहुत अच्छे सुविधाएं जिसे मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही हैं, जिससे हमारे बच्चों को समुचित सुविधा ना मिलने के कारण हमारे शिक्षा के स्तर में भी अत्यंत गिरावट देखी गई है। सर, अगर देखा जाए तो क्या कारण मानते हैं कि जिससे शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है? ये सबसे बड़ा जो हमारा कारण है कि जो हमारे शिक्षा का स्तर गिरने का प्रमुख कारण है, जो स्कूल की जो हमारी जीर्ण शीर्ण अवस्था में स्कूल हैं, कहीं पर जो वहाँ मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, वहाँ मिल नहीं पा रही।
और वहाँ होता क्या है कि बच्चों के लिए जो भी एक मूलभूत सुविधाएँ हम जिसे बोलते हैं, बिजली, पानी और अच्छी जो इमारत, बिल्डिंग जिसे हम बोल सकते हैं, वो वहाँ पर मौजूद नहीं रहती है, तो बच्चों को दिक्कत होती है, तो प्राइवेट स्कूल की ओर वो बढ़ते हैं, और जिससे कि हमारा सरकारी स्कूल का जो ढांचा है परंपरागत, वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। जिसके लिए हमारे प्रदेश सरकार को सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सर, अगर अल्मोड़े की यातायात की व्यवस्था की बात करें या पहाड़ी क्षेत्रों की यातायात की व्यवस्था करें, तो किस तरह की यहाँ की यातायात व्यवस्था है? और अगर गाड़ियाँ भी देखें तो बड़ी नॉर्म कम उसमें यहाँ पे से चलती हैं, तो यातायात से कितना पर्यटकों पर इसका रुकाव है? देखिए, चूँकि अब आप सब लोग जानते हैं कि जो अल्मोड़ा शहर है वो बहुत ही ऐतिहासिक शहर है। 200-300 साल पुराना हमारा शहर है, और अल्मोड़ा शहर की बसात बहुत पुरानी है, और लेकिन यहाँ की जो आबादी है वो आज 20 या 25 गुना बढ़ चुकी है। तो जिसकी वजह से जो पहले एक ज़माने में यहाँ 10-20 गाड़ियाँ होती थी, आज हज़ारों की संख्या में गाड़ियाँ हैं, लेकिन रोडें सब पुरानी चल रही हैं। तो स्वाभाविक है कि जाम लगना स्वाभाविक है। लेकिन जो उसके लिए उस व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए जो हमारी सरकारों ने करना चाहिए था, वो उस गति से नहीं हो पाया कि हमारे बाईपास अधिक से अधिक बनने चाहिए थे, और अधिक से अधिक टैक्सी स्टैंड बनने चाहिए थे। वो उस गति से नहीं बन पाए, जिसकी वजह से हर दिन जाम लगता है। पर्यटक बाहर से आता है तो वो बाईपास से निकल जाता है, शहर के अंदर वो रुकता नहीं है। तो इससे क्या होता है, स्थानीय पर्यटन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो ये सब काम बहुत मैं कहता हूँ तीव्र गति से होने चाहिए, जिससे यहाँ का पर्यटन बहुत आगे बढ़ेगा। ये मेरी सोच है इस विषय सर, में। सर, स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो स्वास्थ्य किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर रहती है? अल्मोड़ा पहाड़ी जनपदों में अगर बात करें, किस तरह की व्यवस्था है? क्या ये अभी भी रेफर सेंटरों की तरह यूज़ हो रहे हैं? देखिए, मैं सब पहले कह चुका हूँ कि जो हमारा जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, उसी की वजह से सबसे ज़्यादा पलायन हमारे उत्तराखंड से आज के दिन में हो रहे हैं। क्योंकि स्वास्थ्य सबसे प्राथमिक स्थिति होती है। अगर हमको स्वास्थ्य सेवा ही अच्छी नहीं मिलेगी, तो जान माल का खतरा बना रहता है। और हमारे जो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, वो चाहे सरकार ने कितने ही बड़े बनाए हों, लेकिन वहाँ डॉक्टर की बहुत कमी रहती है, और जो वहाँ की मशीन की बहुत कमी रहती है जो होनी चाहिए। अभी मेडिकल कॉलेज बनाया है, लेकिन वो भी 2-3 साल से शुरू नहीं हो पाया। तो उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ का व्यक्ति, जो पहाड़ों का व्यक्ति है, वो हल्द्वानी, बरेली, दिल्ली की ओर जाता है। उसकी वजह से कई बार लोग अपने घरों को भी छोड़ के फिर वहीं बस जाते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य सेवा अच्छी नहीं मिल रही होती। कई बार रास्ते में जो रोगी होता है, पेशेंट, उसकी मौत हो जाती है। तो ये सब इतनी जो जिसे हम मूलभूत सुविधाएँ कहते हैं, स्वास्थ्य सेवाएँ, वो उस पे सरकार ने बहुत सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जिसकी वजह से हमारे पहाड़ में पलायन का सबसे मुख्य कारण स्वास्थ्य सेवा भी सबसे इसका मुख्य कारण है। सर, अगर प्लान की बात करें तो क्या किस तरह के लगातार प्लान जो बढ़ा है यहाँ पर से, उसको रोकने के लिए किस तरह के रोज़गार के अवसर यहाँ पर मिलने चाहिए लोगों को? किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए? क्या लगता है आपको? देखिए, मेरा ये स्पष्ट मानना है कि अगर हमको रोज़गार के अवसर चाहिए, तो सबसे पहले हमको पलायन अगर रोकना है, सबसे पहले तो हमको शिक्षा और स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है, वो अच्छी करनी पड़ेंगी। और दूसरी बात आती है बेरोज़गारी की। बेरोज़गारी के लिए सबसे पहले ये सोचना चाहिए सरकार ने कि हमारा जो पहाड़ है, उसमें वहाँ की सबसे मुख्य स्रोत क्या है, जिसकी वजह से कि यहाँ रोज़गार मिल सकता है। जो मेरा मानना है, सबसे प्रथम तो मैं पर्यटन को ही बोलूँगा। उसके बाद हमारा जो मुख्य बागवानी, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर होता है, जो हमारी कृषि है, उसमें हमको जो चकबंदी का नियम हमको लागू करवाने चाहिए। चकबंदी होगी तो बहुत सारे जो खेतें एक साथ अगर वो मिलके बनेंगे, तो उसमें बड़ी फसल हो सकती है। हमारे लोग कृषि में अब नई-नई पैदावार जो आजकल आ चुकी हैं, उसको पैदा कर सकते हैं। उसमें मनमाना उसमें अच्छा मूल्य मिलता है कृषक को। तो कृषि को आगे बढ़ावा देने की ज़रूरत है, पर्यटन को आगे बढ़ावा देने की ज़रूरत है, और जो एडवेंचर टूरिज़्म जिसे हम कहते हैं, उसको आगे बढ़ावा देने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से हमारे वहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम डेवलप कर सकते हैं, और जिससे हमारे वहाँ रोज़गार बढ़ सकता है। रोज़गार बढ़ाने के लिए हमको खुद ही अपने संसाधन तय करने पड़ेंगे, और जो हमारे यहाँ के मूल निवासी हैं, जो हमारे वहाँ के निवासी हैं, उनको भी एक जो हिचक होती है कि वो थोड़ा-सा काम करने में थोड़ा-सा मुझे महसूस होता है कि उनको परेशान वो महसूस होती है। बाहर जाके दिल्ली, मुंबई में जाके वो काम करने में हिचक महसूस नहीं करते, पहाड़ में अपने ही घर में काम करने में हिचक महसूस करते हैं। वो हिचक को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे पहाड़ों में ही बाहर से आके लोग यहाँ अच्छा खासा रोज़गार वो कर रहे हैं।
श्रम कर रहे हैं, अपनी सब जो भी उनके उनसे हो सकता है वो करते हैं। लेकिन हमारा पहाड़ का जो व्यक्ति है वो काम करता नहीं है, तो सीधी सी बात है कि उसको उसका फ़ायदा भी नहीं मिल पाता, और हमारा जो जितना भी पैसा होता है और राज्यों में और बगल के देशों में चले जाता है। तो कहीं न कहीं सबसे पहले हमको अपनी सोच को भी बदलना ज़रूरी है। हमारे वहाँ सब कुछ है, रोज़गार भी है, संसाधन हैं, हमारे पास वातावरण सब अच्छा है। लेकिन सबसे बड़ी जो कमी मैंने महसूस की है इन 30-40 साल में, मैं भी एक ऐसी इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ जहाँ हमने भी हज़ारों लोगों को रोज़गार दिया है। तो मैंने ये महसूस किया कि हमारे लोग थोड़ा-सा काम करने में शर्म महसूस करते हैं। अगर हमारे लोग ईमानदार होते हैं, हमारे लोग बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन एक कमी की वजह से वो बहुत पिछड़ जाते हैं। अगर वो चीज़ अगर हम शर्म जो हम करते हैं, अगर हम थोड़ा-सा उसको छोड़ दें या हम उससे आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो हमारे वहाँ रोज़गार की कोई कमी नहीं है। आज के दिन भी हमारे वहाँ सारे संसाधन मौजूद हैं, जिसमें हम काम करके अपना बहुत अच्छा खासा जीवन यापन कर सकते हैं।